प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजपूताना में मराठा आक्रमण के कारण और परिणामों के विषय में चर्चा करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक घटनाएं इतनी तेजी के साथ बदलती गईं कि राजनीतिक शक्तियों के संबंध भी परिस्थितियों के और स्वार्थों के अनुसार बनते बिगड़ते रहे। राजपूत मराठा संबंध भी उसी प्रकार से समय समय पर परिवर्तित होते रहे। मुगलों की कैद से शाहू की रिहाई, उसका महाराष्ट्र में पहुंचना मराठों के लिए गृह युद्ध का कारण बन गया। शाहू और उसकी चाची ताराबाई के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया और इस अवधि में मराठों को मुगल प्रांतों अथवा राजपूत राज्यों की तरफ ध्यान देने का अधिक समय नहीं मिला। फिर भी कुछ मराठा सेनानायक नर्मदा नदी को पार कर मार्ग में अव्यवस्था फैलाते हुए मंदसौर के निकट मेवाड़ प्रदेश में लूट खसोट करने में सफल रहे। यह घटना राजपूत राज्यों के लिए मराठों की ओर से भावी खतरे की पहली चेतावनी थी और मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने इसको गंभीरता से लिया भी, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। राजपूताना में मराठा आक्रमणों के कारणों के अंतर्गत इन बिंदुओं को समाविष्ट किया जा सकता है। पहला, मुगलों की केंद्रीय सत्ता का पराभव। अकबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक राजपूत राजाओं ने मुगल सेनानायकों के रूप में अनेक युद्ध लड़े और शानदार सफलताएं भी प्राप्त की, लेकिन मुगल बादशाहों ने उन्हें नियंत्रण और अनुशासन में बनाए रखा। यही कारण है कि इस अवधि में न तो उत्तराधिकार की बात को लेकर किसी राज्य में युद्ध लड़ा गया, न कुलीय अहम अथवा विस्तारवादी नीति के कारण किसी राजपूत राज्य को दूसरे राजपूत राज्य के आक्रमण का शिकार बनना पड़ा। परंतु मुगलों की केंद्रीय सत्ता का पराभव होते ही राजपूत राज्यों पर नियंत्रण करने वाली कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं रही जो एक ही राजवंश के राजकुमारों के पारस्परिक झगड़ों को सुलझा सकती और अनधिकार चेष्टाओं और महत्वाकांक्षा के लिए होने वाले पारस्परिक युद्धों को रोक सकती। अब तक जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और रियासतों की खूनी स्पर्धाएं रुकी हुई थीं, वे निर्बाध रूप से फूट पड़ी। मुगल मनसबदारों के रूप में मिलने वाली आर्थिक आय के बंद हो जाने से अब राजपूत राजाओं में भूमि की भूख भी बढ़ गई। इसने आपसी कलह के बीच बो दिए। आपसी संघर्ष में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अब उन्होंने मराठों के सैनिक सहयोग को क्रय करना शुरू कर दिया। इससे उनकी सैनिक निर्बलता उजागर हो गई और मराठा आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया। नंबर 2, मराठों की विस्तारवादी नीति। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार बादशाह बना, परंतु सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियार उसे सिंहासनच्युत कर सम्राट बन गया। बाद में फर्रुखसियार और सैयदों के संबंध इतने बिगड़ गए कि दोनों एक दूसरे को खत्म करने की योजनाएं बनाने लगे। फरवरी 1719 में सैयद हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि कर ली और मराठों की सहायता से फर्रुखसियार को सिंहासन से हटाकर दूसरे शहजादे को सिंहासन पर बैठाया गया। सैनिकों की सहायता के लिए पेशवा बालाजी विश्वनाथ सेना सहित स्वयं दिल्ली गया था। मराठों की दिल्ली यात्रा ने मराठों की विस्तारवादी नीति को प्रोत्साहन दिया। मुगल सरदारों की स्वार्थ लिप्सा, दलबंदी और षड्यंत्रों से मराठों को विश्वास हो गया कि मुगल साम्राज्य मितप्राय हो गया है, अतः उत्तर भारत में मराठा शक्ति का प्रसार संभव है। तीसरा, बाजीराव पेशवा की उत्तर की ओर प्रसार नीति। बालाजी विश्वनाथ के बाद छत्रपति शाहू ने उसके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। वह एक साहसी सैनिक, रणकुशल सेनानायक, कूटनीति में दक्ष राजनीतिज्ञ था। वह साम्राज्य नीति का पोषक था और दुर्बल मुगल साम्राज्य पर प्रहार कर उत्तरी भारत में मराठा वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। बाजीराव की उत्तर की मराठा प्रसार नीति ने राजपूतों और मराठों को आमने सामने ला खड़ा किया। राजपूतों की चिंता के 2 कारण से मुगल साम्राज्य की पतोन्मुख स्थिति का लाभ उठाकर राजपूत राज्य अपने अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करने की आकांक्षा रखते थे और बाजीराव की प्रसार नीति के फलस्वरूप उनकी आकांक्षाओं पर पानी फिर सकता था। दूसरा, यह स्वाभाविक ही था कि गुजरात एवं मालवा पर नियंत्रण स्थापित करने तथा दिल्ली तक जाने की इच्छा रखने वाले मराठे मार्ग में पड़ने वाली राजस्थान के भागभू को भी नियंत्रित करना चाहेंगे। इसके अलावा गुजरात और मालवा पर मराठा नियंत्रण स्थापित होने से मराठों के लिए प्रांतों से सटे हुए राजपूत राज्यों पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। संक्षेप में, शक्तिहीन एवं पतन मुगल साम्राज्य ने मराठा तथा राजपूत राज्यों को आमने सामने ला खड़ा किया। सवाई जयसिंह और अभय सिंह जैसे शासकों ने कभी मुगलों के सहयोग से, कभी आपसी सहयोग से, कभी व्यक्तिगत रूप से मराठों को रोकने का प्रयास किया, परंतु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। नंबर 4, मराठों की धनलोलुपता। राजपूताना में मराठा आक्रमण का एक कारण उनकी धनलोलुपता थी। 1707 में जब शाहू मराठों का छत्रपति बना था, आर्थिक दृष्टि से उसके पास कुछ नहीं था। बालाजी विश्वनाथ ने इधर उधर से ऋण लेकर सेना का गठन किया। विद्रोही सामंतों ताराबाई का दमन कर शाहू की स्थिति को सुदृढ़ एवं सर्वोच्च बनाया, परंतु शाहू की आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ। अतः शाहू ने पेशवा बाजीराव को गुजरात और मालवा से चौथ व स्वदेश मुखी वसूल करने के आदेश दिए। जब इससे भी काम नहीं चला
तो मुगल साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ राजपूत राज्यों से भी चौथ वसूली का सिलसिला शुरू हुआ। बाजीराव के सैनिक अभियानों से पेशवा का खजाना भी खाली हो गया। स्वयं बाजीराव लगभग 40 लाख रुपए का कर्ज छोड़ गया। अतः पेशवा बालाजी बाजीराव को जहाँ भी धन प्राप्ति की आशा दिखाई दी, उसी तरफ उसने अपने सैन्य अभियान भेजने शुरू कर दिए। इस संबंध में राजपूत राज्यों के साथ पुराने मैत्री संबंधों का भी ध्यान नहीं रखा गया। पेशवा के सरदार होलकर, सिंधिया तथा अन्य मराठा सरदार भोंसले, पंवार, गायकवाड़ आदि भी अपने लिए धन एकत्र करने में पीछे नहीं रहे। उनका सर्वाधिक निशाना राजपूत राज्यों की ओर ही रहा। पांचवां, राजपूत राज्यों की सैनिक निर्बलता। मुगल सेवा से वंचित हो जाने से राजपूत राज्यों पर दोहरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ से उनकी आय के स्रोत कम हो गए और दूसरी तरफ मुगल सेना का सहयोग मिलना भी बंद हो गया। अपने सीमित साधनों के सहारे न तो वे अपने सैनिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दे पाए, न सेना की सहायता के लिए तोपखाना अथवा बंदूकचों की व्यवस्था कर पाए। उनका गुप्त विभाग भी निम्न कोटि का था। मराठों की परिस्थितियों के बारे में उन्हें तभी जानकारी मिल पाती थी जब वे उनके राज्यों में दूर तक घुसकर लूट मार कर वापस लौट जाते थे। राजपूत राज्यों की अश्वारोही सेना भी मराठों की तुलना में कम गतिशील थी। इन सभी दोषों के कारण राजपूत राज्यों की सेनाएं मराठों का सामना करने अथवा उन्हें पराजित करने में सक्षम नहीं थे। मराठी उनकी कमजोरियों से अच्छी तरह से परिचित थे। छठा, राजपूत राज्यों के आपसी संघर्ष। राजस्थान में एक के बाद एक करके आपसी संघर्ष के 3 केंद्र बन गए थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। संघर्ष का मुख्य कारण था सिंहासन के लिए 2 उम्मीदवारों का आपसी झगड़ा। प्रत्येक उम्मीदवार को उसके मित्रों तथा पड़ोसियों ने सहयोग दिया। कभी कभी तीनों ही संघर्ष एक ही संघर्ष में परिवर्तित हो जाते थे। उदयपुर का महाराणा कभी बूंदी, कभी जयपुर के संघर्ष में भाग लेता रहा। प्रायः बाहर से भी विशेषकर मराठों से सहयोग मांगा जाता रहा। इस सहयोग के लिए उन्हें भारी धनराशि का आश्वासन भी दिया जाता रहा। परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न मराठा सरदार प्रतिस्पर्धी राजपूत उम्मीदवारों का पक्ष लेते रहे। क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद ही विवाद का हल हो पाता था, इसलिए विजेता उम्मीदवार उतना ही बर्बाद हो जाता जितना पराजित। परंतु मराठे हमेशा लाभ में रहते थे। तथ्य की बात यह है कि राजपूताना में मराठों का प्रवेश तो पहले भाड़े के साथी के रूप में हुआ और बाद में चौथ वसूल करने वाले और लूट मार करने वालों के रूप में हुआ। जिस प्रकार से 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर को लाभ मिलता है, उसी प्रकार राजपूत राजाओं के साथ संघर्ष में मराठों ने लाभ उठाया। राजपूताना में मराठों के प्रमुख आक्रमणों के अंतर्गत बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों का पहला आक्रमण हुआ। जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों का दूसरा आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण 1728-29 से 1733 और बाद में 1744 से 1748 तक हुआ। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष 1743 से आरंभ हो गया, जो 1747 और 1748 तक चलता रहा और अंततः ईश्वरी सिंह की 1750 में आत्महत्या के रूप में सामने आया। और बाद में भी यह संघर्ष चलता रहा। 1755 में जयपाल सिंधिया की मृत्यु के बाद बहादुर सिंह ने अपने सेनापति अरिंद सिंह को मराठों के विरुद्ध भेजा, परंतु वह परास्त वारबंदी बना लिया गया। 1759 में पेशवा ने राजपूत राज्यों से बकाया धनराशि वसूल करने के लिए मल्हार राव होलकर को सख्त हिदायत देकर भेजा। जोधपुर में भी मराठों का हस्तक्षेप हुआ। 1724 से 1740 तक जोधपुर राज्य पर महाराजा अभय सिंह का शासन रहा। उसका भाई बख्त सिंह अभय सिंह को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा अवसर की ताक में रहता था। 1752 में जयपाल सिंधिया ने राम सिंह को सहायता करने का आश्वासन दे दिया था। जून 1752 में राम सिंह की प्रार्थना पर थोड़े से मराठे सैनिक बख्त सिंह पर आक्रमण करने के लिए भिजवा दिए गए। मेवाड़ में भी मराठों का प्रवेश हुआ। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने बार बार मुगल दरबार के उत्तरदायी राजनीतियों का ध्यान आकर्षित किया था, परंतु मुगल सरकार मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में विफल रही। महाराणा राज सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप सिंह 1751 और उसके सरदारों परस्पर विरोध बना रहा। तत्पश्चात महाराणा जयसिंह द्वितीय 1754-61 की बाल्यावस्था के कारण मेवाड़ की रही सही शक्ति भी क्षीण हो गई और मराठों को रुपयों का लालच देकर मेवाड़ से दूर रखने का रास्ता अपनाना पड़ा। निष्कर्षतः इस प्रकार राजस्थान में मराठों का प्रवेश हुआ। पेशवा की तरफ उसके सरदार विजन भार से दबे जा रहे थे। इसे चुकाने के लिए उन्हें राजपूत राज्य ही दिखाई दे रहे थे। अतः राजस्थान में राजपूताना में मराठों का प्रवेश आरंभ हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।